आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की तमाम वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से जो जाति जनगणना से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति की जनगणना को आने वाली जनगणना में शामिल करके किया जाए। स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने 2 अन्य बड़े फैसले लिए हैं, वो भी जान लेते हैं। मेघालय और असम को जोड़ने वाले शिलांग सिलचर 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन कॉरिडोर राजमार्ग को 22,864 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए क्विंटल तय किया गया है। ये मानक कीमत है, इससे नीचे के दाम पर गन्ना नहीं खरीदा जा सकेगा। देश में 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया। ये अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। देश प्रदेश में अब रुख करते हैं प्रदेश की खबर का, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के जाति जनगणना कराए जाने के फैसले का स्वागत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने की घोषणा पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते हैं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस के ट्वीट के बाद अब पोस्टर वॉर में कांग्रेस पार्टी उलझ गई है। अमेठी की दीवारों पर लगे पोस्टर राहुल गांधी के दौरे से पहले ही कांग्रेस पर भारी पड़ते दिखे। देखिए ये रिपोर्ट। जिस पोस्टर वॉर का आगाज कांग्रेस ने मंगलवार को किया था, बुधवार आते आते उसका अंजाम कांग्रेस पर ही भारी पड़ता दिखा। अमेठी की गलियों के चप्पे चप्पे पर ये पोस्टर उसी बात की गवाही है। राहुल गांधी बुधवार को अमेठी दौरे पर थे
और उनके पहुंचने से पहले जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि बाद में प्रशासन ने इन पोस्टर को हटवा दिया। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पहलगाम हमले के सिलसिले में पीएम मोदी की एक आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस की खूब आलोचना हो रही है। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस। हालांकि कांग्रेस ने बाद में पीएम मोदी को लेकर किए आपत्तिजनक ट्वीट को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। सपा के पोस्टर ने एक बार फिर यूपी की सियासत को गरमा दिया है। पोस्टर में अखिलेश यादव को बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जोड़कर दिखाया गया, जिस पर बीजेपी ने सपा पर जोरदार हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किए गए पोस्टर पर सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव के आधे चेहरे को बाबा साहब के आधे चेहरे से जोड़कर दिखाया गया है। भाजपा ने इसे सपा की दूषित मानसिकता बताया है और कहा है कि ये बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है। के कार्यालय के बाहर आज एक होर्डिंग लगा है, बाबा साहेब की तस्वीर को आधा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की आधी तस्वीर को एक में बना करके लगाया गया है। ये समाजवादी पार्टी की कुत्सित और दूषित मानसिकता है। बाबा साहब का जिस ढंग से अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं समझती हूँ पॉलिटिकल फायदों के लिए बड़े लोगों के तस्वीरों के साथ इस प्रकार की छेड़खानी उचित नहीं है। जब भी हम उनकी तस्वीरें लगाते हैं, बहुत आदर पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक लगाते हैं, जो दिवंगत हो चुके होते हैं। सपा के इस विवादित पोस्टर को लेकर प्रदेश भर में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इसके खिलाफ बुधवार को प्रदेश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी सपा और कांग्रेस को हिदायत देते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ बीएसपी सड़कों पर भी उतर सकती है। बाबा साहब के चित्र को अखिलेश यादव ने आधा काट करके आधा अपना चित्र लगाया है। ये घृणित जो मानसिकता इन्होंने अपने आप को महिमा मंडित करने का कार्य किया है, इसके विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सभी लोग कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव होश में आओ, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सपा के नए पोस्टर पर जमकर बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा के तमाम नेताओं ने सपा के इस कृत्य को बेहद शर्मनाक बताया। पहलगाम हमले पर विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। पार्टी ने अब अपने नेताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें साफ किया गया है कि अब सिर्फ अधिकृत नेता ही पार्टी की ओर से बयान दे सकेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने पीएम को लेकर किया अपना विवादित पोस्ट भले ही डिलीट कर दिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस विवाद को तूल पकड़ता देख डैमेज कंट्रोल में भी लग गया। मंगलवार करीब रात के 11:30 बजे कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी।
सिर्फ अधिकृत नेता ही पार्टी की तरफ से बयान देंगे। निर्देश का उल्लंघन करने पर नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी नेता प्रवक्ता CWC के पारित प्रस्ताव के अनुसार ही बयान देंगे। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। हर भारतीय पहलगाम के पीड़ितों के लिए न्याय और सरकार से जवाबदेही चाहता है। पार्टी का कितना लो लेवल पर वो गिर सकते हैं, वो तो इसके और ज़्यादा उदाहरण हमको नहीं चाहिए। इट इज़ दी लोएस्ट लेवल ऑफ, वो तो कितना वो गिर सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मानसिकता तो देश के सामने उजागर हो गई कि कैसे कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, आतंकवादियों की भाषा बोलती है। ये बार बार परिलक्षित हुआ है और इस बार भी वही परिलक्षित हुआ है। पोस्टर को हटा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो हट नहीं रही है। देश में पाकिस्तान के सबसे बड़ा PR एजेंसी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देश के एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी जिस तरीके से बिहेव करना है वो शायद कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। दरअसल कांग्रेस नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान और फिर PM को लेकर विवादित ट्वीट के बाद से ही कांग्रेस BJP के निशाने पर है। सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों तक ने कांग्रेस के इस स्टैंड की आलोचना की है। अब कांग्रेस अलाकमान ने इसकी सुध तो ले ली है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के नेता इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। गोरखपुर में CM योगी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। कभी बतखों को दाना खिलाते नजर आए तो कभी बच्चों को टॉफी देते दिखे। जनता दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन यानी बुधवार को सुबह पूजा पाठ के बाद मंदिर परिसर में पैदल सैर पर निकले। इस दौरान उनका अनोखा रूप देखने को मिला। CM ने वहां पर मौजूद कई बतखों को अपने हाथों से चारा खिलाया। बतखों ने भी बड़े आनंद से उसको खाया। इसके बाद CM योगी मंदिर परिसर में जनता दर्शन में शामिल हुए। इस दौरान जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को सुना और वहां आए नन्हे मुन्ने बच्चों को टॉफी और चॉकलेट देकर उनके साथ दुलार करते भी दिखाई दिए। वहीं CM ने लोगों की समस्याओं का अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। CM योगी बतौर मुख्यमंत्री जहां अपने सख्त तेवर और कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, तो मंदिर परिसर में पीठाधीश्वर का रूप भी लोगों को खूब भाता है। पिछले प्रवास के दौरान भी वे मोर को रोटी खिलाते हुए दिखे थे। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज अक्षय तृतीया के अवसर पर हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए इस बार सुरक्षा और स्वास्थ्य के खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चारधाम यात्रा आज यानी अक्षय तृतीया से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। जहां मां गंगा की डोली मुखबा गांव से गंगोत्री धाम आती है, वहीं मां यमुना के मायके खरसाली गांव से उनकी डोली यमुनोत्री आती है। इसके साथ ही विधिवत रूप से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वर्ष शासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा मार्ग पर व्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उचित प्रबंध किया गया है। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत। पहलगाम हमले के बाद कड़ी सुरक्षा,
यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। बद्रीनाथ मंदिर में फोटो वीडियो पर पाबंदी। नियम तोड़ने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। अगले 6 माह तक भक्त केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री दर्शन कर सकेंगे। हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। कपाट खुलने के साथ ही जय मां यमुना के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। भक्तों ने मां यमुना के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए और अपनी 4 धाम यात्रा की मंगलमय शुरुआत की। बाईस साल पहले एमएलसी चुनाव के दौरान डीएम से बदसलूकी करना अब नेताओं को भारी पड़ गया। बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 पूर्व विधायकों समेत 6 नेताओं को 3 साल की सजा सुनाई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्ती में एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2003 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान मारपीट के मामले में 2 पूर्व विधायकों सहित 6 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने सभी दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। वहीं 2 लोगों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले वो समझिए। साल 2003 में सपा प्रत्याशी कांचना सिंह और उनके समर्थकों ने तत्कालीन डीएम और एमएलसी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। मतगणना के दौरान डीएम और एडीएम से अभद्रता की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई लोअर कोर्ट में चली और गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ सभी दोषी एमपी एमएलए कोर्ट गए, जहां पर कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और साथ ही सभी को हिरासत में लेने का भी आदेश दिया। मतगणना हो रही थी, मतगणना हाल में ये विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर के ये मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें अधीनस्थ कोर्ट ने जो है सजा किया था 3 साल की और जुर्माना भी किया था। उसके अगेंस्ट सारे लोग अपील में आए हुए थे। ये तो अधीनस्थ कोर्ट से था, वह पुष्ट किया गया है इस सेशन कोर्ट से। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से इनकी जमानत होगी। बस्ती की सत्र न्यायालय अदालत ने इन आरोपियों को वर्ष 2023 में सजा सुनाई थी। काफी समय से सभी आरोपी बेल पर थे। कोर्ट के 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर ब्रेक लग गया है। अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और देश प्रदेश में अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कोलकाता से बेहद दुखद खबर सामने आई है। फलपट्टी मछुआ इलाके के एक होटल में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। उनतीस अप्रैल की रात करीब 8 बजे कोलकाता में हुआ एक बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फलपट्टी मछुआ के एक होटल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। पुलिस की जानकारी के अनुसार आग लगने की इस दर्दनाक घटना में करीब 14 लोगों की मौत होने की खबर मिली। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया। जो पहले जो हम लोग 15 फिगर बता रहे थे वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअल्टी, 14 जन मारा गया। चल रहा है, बहुत दबाने पे चल रहा था। अभी तक 14 लोगों का कैजुअल्टी का हमारे पास में फिगर है। हमारे ऋतुराज होटल में आग लगा टैंकर से। बहुत सारे आवासी को दौड़ के नीचे निकल गए थे। एक डर के बारे में एक कूदे, जिसका हाथ पांव टूट गया, गंभीर अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले गया गया। कई आदमी धुआं में सफोकेटेड हुए, 5 आदमी को उनको भी अस्पताल में ले गया गया है। और छत में 15 आदमी उड़ के चले गए थे। उन लोगों को दूसरा छत में लैडर से लेके
चेंज कर दिया गया। कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग, हादसे में 14 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मिलेगा मुआवजा। हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। करीब रात 8 बजे लगी आग। हादसे का कारण पता लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। कोलकाता पुलिस ने बताया कि होटल में कुल 60 लोग थे, जिनमें से मरने वालों की संख्या 14 बताई जा रही है। मृतकों में अभी तक 8 शवों की पहचान कर ली गई है। साथ ही हादसे में घायल 12 लोगों को फिलहाल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। वहीं एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में भर्ती है। CISE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए हैं। इस बार भी लड़कियों ने परीक्षा में बाजी मारी है। देखिए ये रिपोर्ट। 30 अप्रैल 2025 को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। CISE बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2025 को सुबह 11 बजे जारी किया गया। रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। ICSE में 10वीं के नतीजों में 99.37% लड़कियां सफल रहीं, वहीं 98.84% लड़के सफल रहे। वहीं अगर 12वीं के नतीजों की बात की जाए तो 99.45% लड़कियां सफल रहीं और वहीं लड़कों में 98.64% सफल रहे। ग्रेजुएशन के साथ मैं सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करूंगी एंड IAS ऑफिसर इज माय ड्रीम। हेलो, मेरा नाम मयंक यादव है और मेरे ISE बोर्ड क्लास 12th में 99.25% आए हैं और मुझे आगे IAS ऑफिसर बनना है। मेरा नाम गौरिका लूथरा है। मेरी बोर्ड परसेंटेज 99.75 है। कुल 99,551 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 98,578 छात्र सफल हुए। जो छात्र 1 या 2 विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाते, उन्हें सुधार परीक्षा इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का अवसर मिलता है। और देश प्रदेश में एक बार फिर से रुकेंगे ब्रेक के लिए। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। गुजरात के जूनागढ़ जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। ऊपरकोट किले के विस्तार के आसपास से कई अतिक्रमण हटाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने ऊपरकोट किले के विस्तार के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पहले सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन कार्रवाई की अनदेखी होने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। ऊपरकोट किला एक्सटेंशन के आसपास मेगा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू। अभियान के तहत अब तक 59 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। 8 असामाजिक तत्वों के मकान भी ध्वस्त किए गए। लगभग 16,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। सुरक्षा के लिए 260 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। धारागढ़ दरवाजा क्षेत्र में 100 से अधिक अवैध निर्माण हटाए गए। इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। चंदौला झील के पास बांग्लादेशी बस्तियों पर भी कार्रवाई की गई। तो ऊपरकोट विस्तार है, उसके आसपास के जो एनक्रोचमेंट एरिया है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट का हटाने का सब आयोजन आज हमने किया है और कुल 59 प्रॉपर्टीज है, उसको प्लेस से उनका एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया है। आज टोटल हमने उनको कलम 61 का नोटिस भी दिया था, 202 का नोटिस भी दिया था, लेकिन वो जो दबाण नहीं हटे थे तो हम आज उनको हटा रहे हैं। टोटल 10 JCB और ट्रैक्टर, सब मशीनरी और मैन पावर, पुलिस के सहयोग से ये काम हम कर रहे हैं। जूनागढ़ जिले में अवैध अतिक्रमणों और बस्तियों को हटाने का ये अभियान सुरक्षा और प्रशासन के लिए एक चुनौती था, लेकिन जिले के अधिकारियों ने इस पर पूरी तरह से कड़ी नजर रखी है और ये सुनिश्चित किया कि कोई अप्रिय घटना न हो। योगी सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प ने कानपुर के सरकारी स्कूलों की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। पुलनदर गांव के स्कूल में डिजिटल क्लास और अत्याधुनिक लैब्स के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। इसी के तहत कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के पुलंदर गांव का एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। यहाँ बच्चों को डिजिटल क्लास, यूनिफॉर्म और मिड डे मील के साथ अत्याधुनिक स्पेस लैब में साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। स्पेशल क्लास लगती है जिसमें कि कई प्रकार की चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि मानव कंकाल के बारे में बताया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बारे में बताया जाता है और मिसाइल के बारे में भी बताया जाता है और कुछ भी बताया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ाई होती है, सरकारी विद्यालय में नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई होती है। स्कूल में सुविधाएं पानी की भी है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है और अलग स्पेशल क्लास भी चलती है। बच्चों ने कम लागत में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिन्हें स्टेट लेवल पर सम्मानित किया गया। किसी छात्र ने पानी में करंट का पता लगाने वाला अलर्ट गिलप्स बनाया, तो किसी ने बिजली रहित वॉशिंग मशीन तैयार की। योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पूरी तरह बदल दी, जिसकी वजह से बच्चों में भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे डॉक्टर, अफसर और पुलिस बनने का सपना संजोने लगे हैं। कोई चीज देख के जब बच्चा सीखता है तो वो उसका हमेशा ज्ञान जो है वो उसके पास हमेशा रहता है। तो ये चीजें बच्चे जो पहले सिर्फ किताबी ज्ञान था, अब सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे बच्चों को किताबें, बच्चे चाहें तो सिर्फ अपनी एकेडमिक किताबों से के अलावा भी उनके पास बहुत सारी ऐसी किताबें हम लोगों ने लाइब्रेरी जो है उसमें अवेलेबल कराई है कि बच्चे उनसे भी और भी ज्ञान ले सकते हैं। इसमें बच्चों की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और विज्ञान की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाया जाता है और साथ में ही वहाँ के जो टीचर हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है कि आसपास के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों को भी हफ्ते में एक बार यहाँ लाया जाए और उनको भी सिखाया जाता है। कानपुर का ये स्कूल बाकी स्कूलों के लिए एक मिसाल बनकर खड़ा हो रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश का हर बच्चा शिक्षित हो और हर युवा आत्मनिर्भर बने। स्कूलों में सुधार, नई यूनिवर्सिटी, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कोर्स युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और देश प्रदेश में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश प्रदेश में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जिलों में फर्जी मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इन मदरसों में वैध दस्तावेज न होने के कारण उन्हें सील किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी सरकार की नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती में लगातार चौथे दिन मदरसों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब तक जनपद में 34 अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा चुका है। तो श्रावस्ती में कार्रवाई की जा रही है, उसमें 34 मदरसों का कार्रवाई की गई है और आज भी चल रहा है। जो स्थिति होगी पूरी जाँच होने के बाद में उसमें कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। अगर कार्य पूर्ण होगा तो उसको विचार किया जाएगा। वहीं बहराइच में अब तक 1 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की गई, जिनमें से 5 मदरसे पूरी तरह सील किए गए हैं, जबकि आधा दर्जन से अधिक मदरसों को बगैर मान्यता संचालित न किए जाने की चेतावनी दी गई है। बहराइच हमारा ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर के नाते नेपाल के और भारत के लोगों का आवागमन होता रहता है निर्बाध। बफर जोन है उससे 10 किलोमीटर के अंदर जो भी मदरसे बने हुए हैं तथाकथित, और जिन मदरसों का कोई अभिलेख नहीं है, ना जमीन मदरसों के नाम पर है, ना उन मदरसों की मान्यता है, ना उनके कोई नियम कानून और नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, ना वो मदरसे नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है और उन मदरसों को सील किया जा रहा है। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बिना मान्यता और मदरसा बोर्ड के अनुसार पाठ्यक्रम और मानक विहीन संचालन पर 20 मदरसों को बंद कराया गया है। साथ ही कहा गया है कि यदि मदरसों का पुनः संचालन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में मदरसों की जांच के दौरान मदरसा संचालकों से मदरसों के वैध दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जो लोग भूमि, आय, व्यय, प्रवेश और छात्र उपस्थित रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। तो देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।